अपने दरवाजों को खोल, कानों को खोल, नहीं तो खोल देंगे माई समीकरण का पोल। ये बोल रहे थे ना अख्तर साहब, गठबंधन करने वाला व्यक्ति इस तरह से जाके धमकी की भाषा का इस्तेमाल करेगा और उनके नेता को क्या हो गया, एक बार फोन कर ले, मुलाकात कर ले ओवैसी साहब। हमको नहीं तो एनडीए को वोट दो। ओवैसी साहब बोले थे, तेजस्वी जी बोले थे। अपराध की बात कीजिए ना, कल कटिहार के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट था वो बॉक्सर, उसके ऊपर गोली चल जाती है, क्यों नहीं बात करते आप? किसी प्रतिदिन का अखबार निकाल लीजिए कि लालू प्रसाद उस वक्त बिहार को आवाज दिए हैं जिस वक्त एक आदमी गांव के बाहर लाठी लेकर खड़ा हो जाता था और कहता था कि तुम लोगों का वोट हो गया। उस वक्त लालू प्रसाद ने बिहार को संभाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देखना मुझे शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के किशनगंज में है और किशनगंज का यह संत कबीर चौक, और इस संत कबीर चौक पर आप देखिए चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पे युवाओं का महफिल बना हुआ है। और हमारी कोशिश ये हो रही है कि आखिर अब इस बात को जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से एआईएमआईएम ने जो अपना 4 दिवसीय यात्रा जिसका नाम सीमांचल न्याय यात्रा रखा, उसको लेकर किस तरीके से सीमांचल के खास करके युवाओं को, मुस्लिमों को साधने की कोशिश की गई, उन वोटर्स को किस तरीके से वोट बैंक में कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश की गई। और उसके बाद जिस तरीके से ओवैसी साहब ने 4 दिन तक लगातार बिहार के कटिहार से, माफ़ कीजिएगा, बिहार के किशनगंज से, उसके बाद बिहार के किशनगंज के बाद अररिया और पूर्णिया के बाद फिर कटिहार, यानी कि कल जो 27 तारीख था, आखिरी दिन था जब ये 4 दिवसीय न्याय यात्रा की समाप्ति हो गई, और उसके बाद आज वो रवाना हो चुके हैं यहाँ से। अब हमारी कोशिश ये हो रही है कि ख़ास तौर से हम ये जानने में लगे हैं कि किस तरीके से किशनगंज के लोग सोच रहे हैं आकर, जो आगामी विधानसभा चुनाव है बिहार में होने वाले, उसको लेकर लोगों की क्या मंशा है। और आपको एक बात बता दें कि जो देखिए किस तरीके से एआईएमआईएम के लिए बड़ी ही मजबूती से पहली बढ़त बनाने वाले जो विधायक थे, जिन्होंने 2019 के बाई इलेक्शन में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो यहीं से निकले थे, एआईएम को पहली सीट यहीं से मिली थी। तो कुछ युवा साथी लोग हैं। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इरफान। अच्छा जी यहीं के रहने वाले हैं? जी, किशनगंज के ही। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों का क्या मन बन रहा है? क्योंकि ओवैसी साहब ने अभी लगातार जो है 4 दिन तक आपके ही ज़िला में रहे और इसी ज़िला से उन्होंने कहीं ना कहीं एक ऑफिस बनाया इस ज़िला को, और यहाँ से ही 4 ज़िला को उन्होंने कवर किया और फिर हर रात यहाँ पहुँच जाते थे और फिर अगले दिन की भी रणनीति कहीं ना कहीं किशनगंज से तैयार होती थी। तो किशनगंज का युवा आखिर क्या सोच रहा है, या यहाँ के जो वोटर्स हैं, आप लोग क्या आप लोग सोच रहे हैं? एआईएम के आने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क एमआईएम से कोई मतलब नहीं है हम लोग को। हम लोग आरजेडी को इस बार हम लोग वोट देंगे। अच्छा। महागठबंधन को हम लोग आरजेडी के चाहने वाले हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेहान अहमद हुआ। अच्छा, ये बताइए, आइए ना, आप बैठते हैं इधर ही कहीं। ये बताइए कि किस तरीके से आप, हाँ ठीक, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि, अच्छा नहीं, कहीं बैठ जाता है, चलिए। तो हमारी कोशिश हो रही है कि कम से कम ये बताइए कि ओवैसी साहब के ये जो 4 दिवसीय यात्रा रही, इसको कैसे देख रहे हैं किशनगंज वाले लोग, और ख़ास करके यहाँ का युवा क्या सोच रहा है, या वोटर्स क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? ओवैसी साहब को मन नहीं लग रहा था हैदराबाद और दिल्ली में, तो ओवैसी साहब 4 दिवसीय दौरा किए, यहाँ बढ़िया से अपना कुक लेके आए थे, इंतजाम बढ़िया था खाना पीना का। यहाँ घूम घाम के लोगों को शगुफा छोड़ के चले गए, और कुछ नहीं, यहाँ कुछ फर्क वरक नहीं पड़ने वाला है। भाई इतनी भीड़ हो रही है, भाई साहब कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। भीड़ ओवैसी साहब को देखने के लिए हो रही है। ओवैसी साहब हमेशा से उनकी एक पहचान रही है कि वो कम्युनिटी विशेष के लिए बात करते हैं, हमेशा जज्बात लोगों का भड़काते हैं। तो जज्बात में लोग देखने के लिए आ रहे हैं, वो न्याय देने के लिए किशनगंज में आ रहे हैं, और उनका कहना है कि मैंने हैदराबाद को शिकागो बना दिया और सीमांचल को सिंगापुर बनाने के लिए आए हैं। पहले नया हैदराबाद में जो फैसिलिटीज़ है और डेवलपमेंट है वो आप पुराने हैदराबाद में तो कर दें, फिर सिंगापुर बनाइए सीमांचल को। सीमांचल का बेटा है यहाँ का, यहाँ के नेता हैं सीमांचल की तरक्की के लिए। आपको हैदराबाद से आकर ये वादा हवा हवाई करने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा जो विधायक हैं किशनगंज से, कांग्रेस के हैं, इजहारुल हसन। अच्छा,
तो क्या लग रहा है उनका कैसा कामकाज है यहाँ पर? जब आप जनता के बीच जाइएगा तो 100% नेगेटिविटी मिलेगा उनके बारे। ना वो पब्लिक के बीच रहते हैं, ना उनका कोई वैसा वर्क है जो बताया जा सके कि उन्होंने ऐसा काम किया 5 साल में। अभी भी आप देखिए कि अभी जो इलेक्शन का माहौल है, अभी उनको क्षेत्र में होना चाहिए, अभी भी क्षेत्र में नहीं है। वो लोग ढूंढती है उनको, बुलाती है उनको, अपना दुख दर्द बताना चाहती है। लोग उनको फ़ोन करके बताता है कि विधायक जी ये समस्या है, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है। तो वो कहते हैं भी छतरगाछ में एक मामला हुआ था, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया इस बात के लिए कि उनका ट्रांसफार्मर जल गया, और लोगों ने उनको फ़ोन करके बताया कि विधायक जी यहाँ कोई सुन नहीं रहा है, कम से कम आप तो फ़ोन कर दीजिए, 3 दिन तो लाइन कटा हुआ है इतनी बड़ी गर्मी में। तो उनका जवाब ये था, रिकॉर्डिंग भी वायरल है, कि छोटा काम के लिए मुझे तुम फ़ोन करते हो, इतना छोटा मोटा काम के लिए तुम विधायक को फ़ोन कर दोगे? बताइए, तो लोग क्या हत्या और मर्डर करने के बाद विधायक को फ़ोन करेगा? क्या क्या विचार है यहाँ के वोटर्स का? अगर मान लिया जाए कांग्रेस से खुश नहीं है तो फिर आखिर किसको देख रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो कांग्रेसी जिला है, लोग यहाँ कांग्रेस को ही पसंद करते हैं, और लोग यहाँ कांग्रेस को वोट देंगे। लेकिन यहाँ के लोग बदलाव चाहती है पार्टी से। मैं भी आप सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि कैंडिडेट ही चेंज कर दिया जाए? कैंडिडेट चेंज कीजिए, और यहाँ जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट है, जिनका नाम है कमरुल हुदा साहब। कमरुल हुदा साहब इतने सूटेबल ये हैं, कैंडिडेट हैं। अगर उनको कांग्रेस पार्टी उन पे भरोसा करके अगर उनको टिकट देती है तो आप यकीन मानिए कि रिकॉर्ड तोड़ वोट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा इतनी वोट से कांग्रेस जीती होगी जितनी वोट से कमरुल हुदा साहब यहाँ जीतेंगे। लेकिन आप जहाँ तक जिस हुदा साहब की बात कर रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने एआईएम के ओर से पहली यहाँ से बढ़त बनाया था बाई इलेक्शन में? जी हाँ, इतने मतलब लोकप्रिय नेता हैं वो कि एमआईएम। आखिर एक बात बताइए, उसके अब तो उन पे भी सवाल या निशान ये खड़ा हो रहा है कि वो तो ट्रस्टवर्दी रहे नहीं। आपके वहाँ से कट के वो आरजेडी में गए थे, आरजेडी में गए थे वो। अच्छा, जिलाध्यक्ष भी थे। और अभी तो हमने ये भी सुना कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जिलाध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया। आपके सारे सवालों का जवाब मैं देता हूँ। 2019 के बाई इलेक्शन में उन्होंने एमआईएम को पहचान दिलाई। यहाँ पर एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी का क्या छाप है, एमआईएम पार्टी की क्या सोच है। एमआईएम पार्टी को यहाँ जगह देने वाले सीमांचल में उनका खाता खोलने वाले नेता का नाम है कमरुल हुदा। उसके बाद जब 2020 का इलेक्शन होता है तो शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, जनता नहीं चाहती थी उनको दोबारा जिताना, वो इलेक्शन हार जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में भी हारे हो। आपके बात से जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हुदा साहब का अपना फिर वोट बैंकिंग है, क्योंकि अगर वो एआईएम में है तो भी उनको जीत मिल रही है, आरजेडी में उनको बहुत अच्छा जगह पर मैं टिकट बांटने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। तो मैं कैंडिडेट से ही बात कर रहा हूँ। अब मे बी बट आई एम नॉट श्योर। ये है कि कैंडिडेट अगर जनता की अगर मर्जी होगी, जनता ही चुनाव करेगी कि कैंडिडेट कौन होगा। हाँ, हमारे वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 5-10 साल तक लगातार जिस तरीके से पोल खोल रहे हैं, हाँ, खोलते रहेंगे तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं चांस है। तो सेकेंडरी मामला है। प्राइमरी ये है कि हमारी टिकट जनता तय करती है, कोई उससे थोप के नहीं आते हैं हम लोग। जनता तय करती है कि जनता किसको देगी टिकट, उसी हिसाब से उनको टिकट दिया जाएगा। अच्छा सर, एक हाँ। ने कहा कि 10 साल के बाद हम आएंगे। मैंने नहीं कहा। जनता ही कह रही है, दूसरे पार्टी के लोग कह रहे हैं ठीक है हम आएंगे। लेकिन अभी हम तो, मेरा 1 साल हुआ ही है, 2 अक्टूबर 2024 को हम बिहार में हैं। लेकिन 1 साल में जितना हम जो हमने वाइब्रेशन जो लाया है, जो तीव्रता हमारी धरती पर है, राजनीतिक तीव्रता, वो वाइब्रेशन अभी इतने हैं कि लोग, अपोजिशन पार्टी के लोग, जो चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, जो भी हो लोग हो, उनके अंदर तो एक डर पैदा हो ही गया है कि भाई ये आदमी, तीसरा आदमी हमारे बीच में घुसा। पहले लोगों के बीच में क्या था कि गठबंधन राइट और लेफ्ट, यही था। अब ये कि सुनिए, हम अब सुनिए अब देखिए, ये पहले बता दें, ये डेमोक्रेसी है। सम्मान देने का काम किया गया। अब वो आरजेडी से कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में भी जिस तरीके से अब इस तरीके की हवा चल रही है, कहीं ना कहीं उनके नाम की चर्चा भी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि उनका अपना वोट बैंकिंग है किशनगंज के अंदर, किशनगंज सदर में? जी, ये बहुत बड़ी सच्चाई आपने कही। सच में वो उनका अपना वोट बैंक भी है, इसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। 2-3 चीज़ उनके बारे में हम बता रहे थे आपको। कमरुल हुदा वो शख्सियत है जो पंचायती राज के सभी सीटों पर हैं। आज 20-25 साल उनका पॉलिटिकल करियर हो गया है। वो मुखिया भी रहे,
उसके बाद उन मुखिया का टर्म्स कंप्लीट होने के बाद पंचायत समिति बनने के बाद प्रमुख भी बनेगा, 5 साल टर्म्स पूरा करने के बाद जिला परिषद बनेगा, जिला परिषद बनने के बाद जिला परिषद चेयरमैन, ठीक है, मतलब एक लंबा फहरिस्त है उनके राजनीति का। जिला परिषद चेयरमैन बनने के बाद नेक्स्ट जो टर्म आया तो रिजर्व सीट होने के कारण फिर वो जिला परिषद जीते और वाइस चेयरमैन कंटिन्यू रहे। उसी दौरान उन्होंने बाई इलेक्शन जीता। देखिए, एक सोच होता है, जिन्होंने आपने कहा, एक होता है कि एमएलए बनना, एक होता है कि लीडर, लोगों के बीच में जाना, लोग को बात बताना। इलेक्शन है, हार जीत इंदिरा गांधी और लालू प्रसाद यादव भी हारे हैं। हार जीत होना एक अलग बात है, लेकिन एक सोच है और एक मोटिवेशन है, एक सोच लेके वो चल रहे हैं कि हाँ, हमारे इलाके के लोग को हमसे कितना फायदा हो सके। जो आप लोग किसी राजनीतिक दल से हैं जुड़े हुए? कंप्लीट कर देते हैं। जो एक सोच वो लेके चल रहे हैं कि हम जिस चीज़ को जान रहे हैं, हम अपने लोगों तक उस तरह की चीज़ों को पहुंचाएं। वो कई तरह का काम कर रहे हैं, ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, एजुकेशन का और हेल्थ के लिए। वो चाहते हैं कि हमारे बीच के जो लोग हैं हमारे जैसा भी बने, हमारे तरह लोगों के बीच में जाएं, लोग के लिए काम करें, लोग के लिए सोचें। तो कमरुल हुदा कंप्लीट पैकेज है लीडर का, लीडर के लिए काम करते हैं जी। कंप्लीट एक पैकेज है लीडर की तरह, वो लीडर के लिए लीडर की तरह काम करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं और इजी टू एक्सेस है। रात के 2 बजे भी कोई उनको टेलीफोन करेगा तो वो कोशिश करते हैं उसकी परेशानी को दूर करने की। अच्छा, तो कहीं ना कहीं कह रहे थे, आप थोड़ा जल्दी निपटाइए। हाँ। और ये कह रहे थे कि जैसे अवैसी साहब का आपने जिक्र किया, असदुद्दीन अवैसी लीडर है, डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान उनको इजाज़त देता है इलेक्शन लड़ने का, वो अपनी तैयारी करने आए। अब जब कोई बाहर से आता है, ये दुनिया का इंसान का फितरत है, बाहर से आएगा, भी कोई हीरो आएगा, लोग कोई हीरोइन आएंगे, लोग पीछे जाएंगे, तो लोग बाहर वाले को रिस्पेक्ट है। हमारी क्या कि खूबसूरती यही है कि बाहर वाले को हम लोग बड़ा इज्जत देते हैं। ये आप में से कोई आरजेडी वाले हैं यहाँ पे? आप आरजेडी वाले हैं? अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने जिस तरीके से अभी ये बात कही, चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आरजेडी से कट के चले गए कांग्रेस में, जो हुदा साहब की बात हो रही है। हाँ, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये बताइए कि आप तो आरजेडी में हैं, और अब चर्चा सिर्फ अभी अगर बिहार के चुनाव की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस थोड़ा पीछे है, लेकिन आरजेडी और एआईएम दोनों फ्रंट में है। कौन अलायंस पीछे है? मतलब इंडिया अलायंस, मतलब वो अगर शब्द को जोड़ दिया जाए तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरजेडी और एआईएम सामने सामने लड़ रहे हैं। मतलब जितना लड़ाई एआईएम का आरजेडी से है उतना कांग्रेस से नहीं है बिहार के अंदर, या कांग्रेस को लेकर उतना चर्चा नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो एक बात बताइए, आप आरजेडी से हैं, तो क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब के इस भ्रमण से कितना इफेक्ट हो रहा है आरजेडी का वोट, इंडिया अलायंस का वोट और खास करके किशनगंज का वोट? देखिए, आप पहले समझने का कोशिश कीजिए। जुमा का नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में चले जाइएगा तो अमूमन तौर पे जुमा के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है आम दिनों से। तो अब वहाँ पर ओवैसी साहब जिस तरह से मुस्लिम कार्ड, इनका तुष्टीकरण का जो एक बैकग्राउंड रहा है, और जिस तरह से ये इंडिया अलायंस को गाली देने का काम करते हैं, यूपीए 1 यूपीए 2 में ओवैसी साहब भी शामिल थे और यही लालू प्रसाद यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूम के प्रचार प्रसार किया करते थे। तो इनकी कथनी और कहनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओवैसी साहब यहाँ किशनगंज आए, यहाँ से एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। मुसलमान ओवैसी साहब के बोलने पे वोट देगा? अरे किस भ्रम में जी रहे हैं ये। और इनको पिछले बार जो इनके 5 विधायक जीत के आ गए थे, वो कैंडिडेट का विरोध था भाई, और लोगों ने देख लिया ना कि अगर मुझे गैर भाजपाई सरकार बनानी है तो आज के डेट में सबसे मजबूत शख्स कौन है जो भाजपा को और नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक सकता है? उसका नाम तेजस्वी यादव है। पूरे बिहार के अंदर किसकी ताकत है कि वो अलायंस में 243 सीट पे लड़ ले? ओवैसी साहब के पार्टी की अगर हैसियत है तो 20 सीट पे वो चुनाव मजबूती से लड़के दिखा दे। सिर्फ किशनगंज में लोगों को आए, जज्बात जगा दिया, धर्म का, मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है भाई, अन्याय हो रहा है। आप बोले वक्फ बिल पे मैंने कानून बिल फाड़ दिया, बिल फाड़ने से बिल रुक गया आपकी? कि आप ओवैसी साहब बोलते थे किशनगंज आके मेरे दाएं तरफ बैठेगा अख्तुल ईमान, बाएं तरफ इम्तियाज जलील, लेकिन ये दोनों जीते नहीं। मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल मान लीजिए कि ये दोनों जीत गए होते, तो एक तरफ इम्तियाज जलील साहब बैठते, दूसरे तरफ अख्तुल ईमान साहब बैठते, लेकिन क्या वो 3 आदमी भी बिल फाड़ देते 3 बार तो बिल रुक जाता? आपके हिमायत में 232 वोट पड़ा। वक्फ बिल संशोधन बिल जो आया उसके हिमायत में 232 वोट पड़ा। तो ओवैसी साहब कितने थे एमआईएम के? आपके एक ही शख्स थे ना। बाकी 231 वोट किसने दिया?
जो फिरका परस्त ताकत को रोकना चाहती है। आप कांग्रेस को भी गाली दीजिएगा, राजद को भी गाली दीजिएगा, टीएमसी को भी गाली दीजिएगा, समाजवादी को भी गाली दीजिएगा, तो आप किसका फायदा पहुंचाने आ रहे हैं भाई? लोग को गुमराह कर रहे हैं। ये बिहार आके भाजपा का एक लंबा चौड़ा पैकेज है। आज देखिए कितना भी कोई उद्योगपति हो या कॉलेज चलाता है, अस्पताल चलाता है, स्कूल चलाता है, सबके ऊपर रेड हो जाता है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सबका रेड होता है। ओवैसी साहब पे रेड सुने आज तक? कोई रेड हुआ? एक एफआईआर हुआ? उनका भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। ये हिंदुस्तान है और ये किशनगंज की धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ आपसी इत्तेहाद की बात होती है। ये हम लोगों में फिरका परस्त ताकत को बढ़ाने आते हैं, हम लोग के इत्तेहाद को तोड़ने आते हैं। आरजेडी नहीं ठीक है, अच्छा आरजेडी बहुत बेहतरीन किशनगंज का नहीं, चाय है। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है मुझे एक बात बताइए, तो आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भाई। आरजेडी की तुलना आप एमआईएम से कीजिएगा। नहीं, वोट आखिर आप एक बात बताइए, अभी अवैसी साहब अगर कांटा बने हुए हैं राजनीति में, तो किसके लिए बने हुए हैं? एनडीए के लिए बने हुए हैं या इंडिया अलायंस के लिए? ओवैसी साहब कांटा, ओवैसी साहब भाजपा का काम कर रहे हैं, कोई कांटा नहीं है। अच्छा, क्यों उन्होंने फिर सीमांचल को ही क्यों चुना उन्होंने? सीमांचल में मुसलमान की आबादी है, यहाँ के मुसलमान बहुत शरीफ। तो उनको कौन वोट करेंगे? अवैसी साहब को वोट कौन करेंगे? कहाँ कोई वोट कर रहा है भाई? कहाँ कौन वोट करेगा? हो गया, गलती हो गई थी। कैंडिडेट का विरोध था, 12,000 वोट से सरकार बनते बनते रह गई गैर भाजपा की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई 12,000 वोट से। है उनके भी तारीफ करने वाले, उन्होंने कुछ काम वाम किया है कि नहीं किया है? लोग तो कह रहे कि कुछ लोग से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई कुछ जगह पे तो काम हुआ है, ठीक है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो कैंडिडेट का जो चुनाव हो रहा था, ठीक है, कैंडिडेट को देखते हुए लोग यहाँ पर उब चुके थे, क्योंकि कैंडिडेट का यहाँ दबदबाव था। उसको बदलाव के लिए एक नई पार्टी एमआईएम, तो उसको लोग ऑप्शन समझने लगा, उसको देखते हुए वोट किया था। लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार नेता का, हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने साफ सीधा कह दिया है कि इस बार किसी भी का भी पैरवी पर टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट उसी को दिया जाएगा जिसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी होगा। लीडर देखकर नहीं दिया जाएगा, लीडरशिप का जिसका क्वालिटी है उसी को टिकट दिया जाएगा। कहाँ यूपीए में साबित नहीं कर पाइएगा भैया, साबित नहीं कर पाइएगा। सुनिए यूपीए में थे, एनडीए में थे, क्या सुनिए ना भैया। अरे इनको बोलने दीजिएगा, हमारा प्रोग्राम खराब मत कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहली बात, यहाँ के माहौल का हम उस वक्त आधे घंटे से वहाँ थे, किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। यहाँ की तिलमिलाहट इसी से दिख रही है कि यहाँ के लोगों में कितना वर्चस्व है एमआईएम का, वो चीज इन्हीं लोगों में दिख रहा है। ठीक है, किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। एज अ टीज संबित पात्रा भी डिबेट में किसी को बोलने देते थे? नहीं बोलने देते थे। बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। कितना फर्क पड़ेगा सीमांचल में? एक मिनट मेरा एक सवाल, सीमांचल में कितना फर्क पड़ेगा? कितनी सीट इस बार आप लोग जीतने पे मन बनाए हैं या जीत के निकालेंगे? और अगर जीत के निकालेंगे तो वो विधायक रहेंगे ना आपके साथ ही? तय करेगी, वो तो जनता तय करेगी। 15 साल सुनिए, 15 साल और 20 साल जो ठगा गया, सीमांचल आयोग का गठन किया गया। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जितना भी यहाँ पे ये निकाला जाता है, क्या बोलते हैं, माई बहन योजना, जितनी भी योजना निकाला जाता है, पब्लिक के लिए है कि नेता के लिए? जब इलेक्शन आएगा, हम ये किसी पार्टी के इसमें लेके नहीं बोल रहे, एक आम नागरिक होकर के बोल रहे। जब इलेक्शन आता है, पुल का शिलान्यास, रोड का शिलान्यास। अच्छा, तो बताइए, सीमांचल के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, ये एआईएमआईएम को वोट कंप्लीटली करने जा रहे हैं? एकदम करेगी, वो तो तिलमिलाट यहीं पे दिख रहा है आपको। इसीलिए बार बार मन से कह रहे हैं ओवैसी साहब कि सबका नेता है, यादवों का नेता है, पासवानों का नेता है, भूमियारों का नेता है, तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं? सही बात है, ये बात सही बात है। ये हम कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान के या बिहार के नेता हो सकते हैं। फिलहाल तो मंच पे वही यही कह रहे हैं। चलिए, मंच पे तो कोई भी बोल सकता है ना। वो यहाँ आते हैं चुनावी सभा में और आकर के वो कहते हैं कि जो हमारे मुकाबिल खड़ा होगा, जो एमआईएम के मुकाबिल खड़ा होगा, जो एमआईएम के कायद के मुकाबिल खड़ा होगा, वो नमरूद होगा, फिरौन होगा। अगर नमरूद फिरौन के साथ आप लड़ रहे हैं तो आप कौन है? आप मूसा हैं, इब्राहिम हैं? अगर आपके दिल में ओवैसी साहब ये सवाल अगर पैदा हुआ तो आप मुसलमान ही नहीं है,
इस्लाम के दायरे से बाहर हैं, दोबारा ईमान कबूल कीजिए। आप किशनगंज में आकर यहाँ के नौजवान को बदतमीज बना दिए हैं। आप फेसबुक में उनका एक मिनट रुके, मैं बदतमीज बना दिए हैं। उनका नेता, उनका महासचिव अपने सरदार को, सुनिए एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। देखिए ये नहीं, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब देखिए जिस तरीके से चुनावी माहौल को लेकर हम किशनगंज के इस संत कबीर चौक के पास है और ये एक चाय का स्टॉल है। यहाँ पर खास करके आम लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ कुछ आरजेडी के लोग, एआईएम के लोग और पीके के लोग भी मिले हमें यहाँ पर। और उसके बाद देखिए किस तरीके से माहौल बना। और खास तौर पर जो हमारा सवाल था कि अवैसी के इस 4 दिवसीय यात्रा, जिस यात्रा का नाम सीमांचल न्याय यात्रा था, इसको लेकर किशनगंज के लोग या सीमांचल के लोग क्या सोचते हैं, तो उसके बाद जो तस्वीर थी वो हमने आपको दिखाई। बाकी कैसी लगी है हमारी रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 किशनगंज।